हेलो स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आप सभी को पता है कि हम लोगों ने इलस्ट्रेशंस 18 तक सॉल्व किए थे। अब हम लोग नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे मूव करते हैं, इलस्ट्रेशन 19। देखो बेटा इलस्ट्रेशन 19 में ये कह रहा है कि भाई जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ चंदन ब्रदर्स। चंदन ब्रदर्स की बुक में इन ट्रांजेक्शन के लिए जर्नल एंट्री पास करनी है। वी हैव टू पास जर्नल, आपको जर्नल एंट्री करनी है। फॉर्मेट आपको पता ही है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, आपको जर्नल करनी है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमें दिया हुआ है कि रिसीव ₹38,000 फ्रॉम किर्सन स्वरूप इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर ₹40,000। देखो बेटा किर्सन स्वरूप कोई पर्सन था जिसके हम 40,000 रुपीज मांगते थे। अब ये कह रहे हैं कि उस बंदे से हमने 38,000 रुपीज रिसीव किए इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मीन्स हिसाब क्लियर। बंदे के मांगते थे 40,000, पे कितना कर रहे हैं 38,000, तो बाकी का 2,000 क्या कहलाएगा, डिस्काउंट कहलाएगा। तो किस किस पे इफेक्ट पड़ेगा, कैश पर 38,000 आ रहा है डेबिट, डिस्काउंट अब अलाउड कर रहे हैं खर्चा है डेबिट, किर्सन स्वरूप पेमेंट कर रहा है ही इज ए गिवर क्रेडिट। अच्छा ये 38,000 उसे फुल सेटलमेंट पे लिए, अगर यहीं पर ये कहता कि बंदा इंसॉल्वेंट हो गया और फिर उसने 38 दिए तो 2,000 रुपीज क्या कहलाता, बैड डेब्ट्स कहलाता। यहां पे बंदा इंसॉल्वेंट नहीं हुआ तो ये 2,000 क्या कहलाएगा, डिस्काउंट। तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू किर्सन स्वरूप। कैश हमारे पास कितना आ रहा है 38,000, डिस्काउंट 2,000, किर्सन स्वरूप इज ए गिवर ऑफ 40,000। तो रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। भाई हमने कैश तो रिसीव किया और उसके अगेंस्ट डिस्काउंट अलाउड किया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिसीव 38,000 फ्रॉम दुष्यंत ऑन हिज अकाउंट ₹40,000। देखो ये कह रहे हैं कि दुष्यंत से उसके अमाउंट 40,000 के अगेंस्ट 38,000 रिसीव किए। अब देखो ये पॉइंट सिमिलर पॉइंट है पिछले से, लेकिन पिछले क्वेश्चन में हमने 40 में से 38 रिसीव किए थे, लेकिन वहां पे वर्ड यूज किया गया था फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है बंदा आगे पैसे नहीं देगा तो बाकी 2,000 डिस्काउंट कराया, लेकिन यहां पे कहीं पर भी फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं है। इसका मतलब 2,000 रुपीज रिसीव किए गए आउट ऑफ 38 रिसीव किए गए आउट ऑफ 40, तो बाकी को 2,000 को डिस्काउंट नहीं मानेंगे। भाई जैसे कई बार क्या होता है कि हम किसी पार्टी के 10 मांगते हैं, बंदा आया जी भाई साहब इस समय 6 ले लो, तो हम 6 भी ले लेते हैं, बाकी के 4,000 पेंडिंग बच जाएंगे। तो आज की डेट में 38 मिले हैं तो 38 की एंट्री करो, 2,000 को डिस्काउंट नहीं मानोगे, 2,000 बचा हुआ रह जाएगा, रिमेनिंग बैलेंस रह जाएगा। तो यहां पे सिर्फ इतना लिखेंगे, कैश आ रहा है डेबिट, दूसरे पेमेंट कर रहा है ही इज ए गिवर क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट टू दुष्यंत। कितने पैसे रिसीव किए गए हैं 38,000, कैश रिसीव्ड फ्रॉम दुष्यंत। बेटा दुष्यंत नाम के बंदे से आपने कैश रिसीव किया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, देखो नेक्स्ट में ये कह रहे हैं बीरू हु ओड अस ₹15,000। बीरू
जिसने हमसे 15,000 रुपीज उधार लिए हुए थे, यानी कि बीरू नाम के बंदे के आप 15,000 रुपीज मांगते थे। कहता है इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट एंड 65 पैसा इन ए रुपी रिसीव्ड एज ए फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज एस्टेट। मैंने कल भी बताया था कि जब हम किसी बंदे के पैसे मांगते हैं और वो बंदा बैंकक्रप्ट हो जाए या इंसॉल्वेंट हो जाए तो ही इज नॉट इन ए कंडीशन टू मेक द फुल पेमेंट। अब हम बीरू के 15,000 मांगते थे, लेकिन बंदा हमें 65 पैसा इन ए रुपी पे कर रहा है। अब 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 100 में से वो 65 पैसा दे रहा है, यानी कि 65% की पेमेंट कर रहा है। तो 15,000 में से 65% 9,750 ये पैसा तो उससे मिलेगा। अब बात आती है बाकी के 5,250 की, ये अमाउंट रिसीव नहीं होगा। लेकिन ये अमाउंट हम अपनी मर्जी से नहीं छोड़ रहे, ये हमसे छुड़वाया जा रहा है क्योंकि बंदा इंसॉल्वेंट है। तो ये जो पैसा है ये कहलाएगा बैड डेब्ट्स। क्या कहलाएगा बेटा? बैड डेब्ट्स। इफेक्ट किस पे पड़ा? एक इफेक्ट पड़ा कैश पर, कैश आ रहा है डेबिट, पैसा आपका डूब रहा है बैड डेब्ट्स है, बैड डेब्ट्स को करोगे डेबिट। बीरू के पेमेंट मांगते हैं, ही इज ए गिवर, गिवर को करेंगे क्रेडिट। तो यहां पे आपकी एंट्री होगी। अच्छा एक चीज और बताई थी, देखो आपकी बुक में कैश के थ्रू एंट्री की जाती है, लेकिन मैंने बताया था नॉर्मली जब कोई बंदा इंसॉल्वेंट होता है तो उससे जो पैसा मिलता है वो बैंकों के थ्रू मिलता है, यानी कि ऑफिशियल रिसीवर गवर्नमेंट के द्वारा एक बंदे को अपॉइंट किया जाता है, वो पैसा रिकवर करके पेमेंट करता है। तो वो जनरली पेमेंट चेक से देता है, कैश में नहीं देता। लेकिन आपके सिलेबस में इतने ब्रॉड सेंस में नहीं चलता। आगे अगर फर्दर आप कभी सीए करोगे या फर्दर कोई भी बड़ी क्लासेस करोगे तो उसमें बैंक के थ्रू एंट्री होगी, यहां आप कैश से कर सकते हो। तो यहां पे हमारी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू दुष्यंत। कैश कितना मिल रहा है? 9,750, बैड डेब्ट्स 5250 और दुष्यंत इज ए गिवर ऑफ रुपीज 15,000। ओनली 65% अमाउंट बंदे का, सॉरी दुष्यंत नहीं है बेटा, यहां बीरू है, टू बीरू। तो यहां लिखेंगे ओनली 65% अमाउंट रिसीव फ्रॉम बीरू। बीरू से 65% अमाउंट रिसीव किया गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में कह रहे हैं कि सोल्ड गुड्स टू कीटी, लीस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 20,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। बेटा हमने कीटी को 20,000 रुपीज की गुड सेल आउट की है, कंडीशन 10% ट्रेड डिस्काउंट। आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट तो डायरेक्ट माइनस होता है, उसमें कैश या क्रेडिट मैटर नहीं करता। इसका मतलब हमने कीटी को 18,000 की गुड सेल आउट की, अब उसके ऊपर 5% कैश डिस्काउंट है, लेकिन 5% कैश डिस्काउंट हम तब अलाउड करेंगे जब वो पेमेंट कैश में करेगी, या जितना अमाउंट वो कैश में देने के लिए तैयार है उस अमाउंट पे डिस्काउंट देते हैं। तो इसने कहा ही पेड द अमाउंट ऑन द सेम डे एंड अवेल्ड द कैश डिस्काउंट। भाई उसने उसी दिन पेमेंट कर दी और कैश डिस्काउंट का फायदा लिया। तो 18,000 का 5%, भाई पूरी पेमेंट वो करने के लिए तैयार है, तो 18,000 पे 5% 900 का डिस्काउंट काटकर आपको किटी से कितने पैसे मिलेंगे? 17,100। अब आप देखो किस पे इफेक्ट पड़ेगा? कैश पर, डिस्काउंट पर, सेल पे। ओरिजिनल प्राइस और ट्रेड डिस्काउंट को आप दिखाते नहीं है। कैश आ रहा है डेबिट, डिस्काउंट दे रहे हो खर्चे है डेबिट, गुड्स बेच रहे हो, कीटी से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि उसने गुड्स ली, पैसा गुड्स उसने खरीदी, पैसा दिया, उसका मैटर क्लोज। कैश आ रहा है डेबिट, डिस्काउंट दे रहे हो डेबिट, गुड्स बेच रहे हो, बेचने के लिए सेल को क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल। कैश 17,100, डिस्काउंट 900, सेल कितने की हो गई? 18,000। यहां लिख देंगे गुड्स सोल्ड एट
10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहता है सप्लाइड गुड्स ₹6,000 टू शकुंतला। सप्लाई गुड्स का मतलब गुड्स सोल्ड। भाई हमने शकुंतला को 6,000 रुपए की गुड्स सेल आउट की, सप्लाई की यानी कि सेल की। इशूड इनवॉइस, इशूड इनवॉइस क्या होता है? देखो जब हम क्रेडिट में गुड्स सेल आउट करते हैं तो कस्टमर को एक बिल देते हैं जिसको हम इनवॉइस कहते हैं। तो ये कहते हैं इशूड इनवॉइस एट 10% अबव कॉस्ट। जो बिल दिया गया वो कॉस्ट से 10% ऊपर था। कॉस्ट 6,000 तो उसमें 600, 10% यानी कि 600 ऊपर, यानी कि एक तरीके से प्रॉफिट। 6,600 का बिल बनाया गया, उसके ऊपर लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। अब इस अमाउंट पे 5% 330 रुपीज ट्रेड डिस्काउंट। इसका मतलब वो गुड्स कितने में सेल आउट की गई है? 6,270 में। अब आपको पता है जब हम गुड्स सेल आउट करते हैं उसमें प्रॉफिट एलिमेंट होता है, लेकिन प्रॉफिट को हम नहीं दिखाते। इसी प्रकार अगर आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो उसको भी नहीं दिखाते, केवल प्राइजेज में एडजस्टमेंट किया जाता है। तो एक तरीके से आपने शकुंतला को 6,270 की गुड्स सेल आउट की। कैसे बेची? कैश में या क्रेडिट में? सीधी सी बात है, पार्टी का नाम है, कहीं पर भी कैश वर्ड नहीं है, इसका मतलब उधार में बेचा। उधार में आपने शकुंतला को 6,270 की गुड्स सेल आउट की है। शकुंतला को गुड्स बेच रहे हो, सीजे रिसीवर डेबिट। गुड्स आपके पास से जारी है, बेचने के लिए सेल, सेल को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो यहां पे आपकी एंट्री हो जाएगी शकुंतला डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने की सेल की गई है? 6,270 की। गुड सोल्ड इन क्रेडिट, गुड सोल्ड इन क्रेडिट। भाई हमने उधार में गुड सेल आउट की। नरेशन में ये चीजें दिखाने की जरूरत नहीं है, कितना प्रॉफिट है, इतना डिस्काउंट है, सिंपली गुड सोल्ड इन क्रेडिट। क्लियर बेटा? ये आपका इलस्ट्रेशन 90। इसके बाद हमारे पास आता है सम स्पेशल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स। बेटा जस्ट 1 मिनट। सॉरी बेटा इंटरप्शंस के लिए। तो देखो ये हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 19 था। अब इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक आता है स्पेशल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स। देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पेशल ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू गुड्स। गुड्स से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन। देखो गुड्स के बारे में तो मैंने आपको बताया रखा है कि भाई गुड्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिस प्रोडक्ट में डील कर रहा है वो प्रोडक्ट उस बिजनेस के लिए क्या कहलाती है? गुड्स कहलाती है। कपड़े का डीलर है, कपड़ा उसके लिए गुड्स। बुक सेलर है, बुक्स उसके लिए गुड्स। टिम्बर मर्चेंट है, टिम्बर उसके लिए गुड्स। मेडिसिन डीलर है, मेडिसिन उसके लिए गुड्स। यानी कि जिस प्रोडक्ट में हम डील करते हैं वो प्रोडक्ट हमारे लिए गुड्स कहलाता है। अब आप लोगों को बताया गया है कि नॉर्मली हमारे बिजनेस में गुड्स से रिलेटेड 4 प्रकार के लेन देन होते हैं। गुड्स को खरीदना, परचेज वर्ड। गुड्स को बेचना, सेल्स। परचेज किया हुआ सामान वापस करना, परचेज रिटर्न। बेचा हुआ सामान वापस आना, सेल्स रिटर्न। ठीक है, लेकिन नॉर्मली बिजनेस में ये 4 प्रकार की ही एक्टिविटी गुड्स से रिलेटेड होती है। लेकिन बिजनेस में कुछ कंडीशंस में देयर आर सम अदर ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स। तो देखो अगर गुड्स से रिलेटेड कुछ अदर ट्रांजेक्शन होते हैं तो उनकी क्या एंट्री होगी? जैसे एक हमारे पास आता है ड्रॉइंग ऑफ गुड्स। गुड्स से रिलेटेड जो स्पेसिफिक ट्रांजेक्शंस हैं उनमें हमारे पास एक आता है ड्रॉइंग ऑफ गुड्स। गुड्स को विथड्रॉ करना, ठीक है, गुड्स को निकालना। भाई बिजनेस का ओनर होता है, वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डील कर रहा है लेकिन वो प्रोडक्ट यूजेबल प्रोडक्ट होता है। अब आप देखो, मान लो मैं कपड़े का डीलर हूं, मैं कस्टमर्स को कपड़ा बेचता हूं, कपड़ा मेरे बिजनेस के लिए गुड्स है।
लेकिन वही गुड्स मेरे को खुद को भी चाहिए होती है। ठीक है बेटा, एक सेकंड और होल्ड करो प्लीज। सॉरी बेटा इंटरप्शन के लिए। तो देखो जैसे मैं बता रहा था ड्राइंग ऑफ गुड्स में, भाई जैसे ओनर जिस प्रोडक्ट में डील कर रहा है वो प्रोडक्ट एक यूजेबल प्रोडक्ट होता है। मैं एक कपड़े का डीलर हूँ, मैं कस्टमर्स को कपड़ा बेचता हूँ, लेकिन कस्टमर को बेचने के साथ साथ मैं खुद भी तो कपड़े को यूज करता हूँ। तो अब अगर मान लो मुझे खुद के पहनने के लिए कपड़ा चाहिए तो नॉर्मल सी बात है, मैं किसी और दुकान से थोड़ा ना खरीदूंगा, मैं तो अपनी ही दुकान का कपड़ा यूज करूंगा। मान लो मेरे पास रेडीमेड गारमेंट्स का काम है, मैंने अपनी दुकान में से 2 शर्ट निकाली अपने लिए। एक शर्ट की कीमत है 500 रुपीज, तो 2 शर्ट कितने की हो गई? 1000 रुपीज की हो गई। अब ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से 1000 रुपीज की गुड्स निकाली है, इट विल बी कॉल्ड ड्राइंग। तो अगर ओनर गुड्स को निकालता है तो जितनी वैल्यू की गुड्स निकाली गई उस अमाउंट को कहेंगे ड्राइंग। एक इफेक्ट तो पड़ गया ड्राइंग पे, ड्राइंग को करेंगे डेबिट। दूसरा इफेक्ट पड़ता है गुड्स पर। अब हमारी दुकान में से, हमारे गोदाम में से गुड्स जा रही है। अब अगर हम बेचते तो वर्ड यूज करते हैं सेल्स, लेकिन क्या हम ओनर को गुड्स बेचते हैं? नहीं बेचते। तो उस केस में ध्यान रखना, सेल और परचेज रिटर्न के अलावा किसी भी वजह से अगर आपकी दुकान में से सामान कम हो रहा है तो आप हमेशा परचेज को क्रेडिट करेंगे। किसको क्रेडिट करेंगे? परचेज को। तो यहां पे ओनर ने अगर अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाली है तो उसकी एंट्री बनेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्या एंट्री बनेगी बेटा? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। अगर ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाल रहा है तो एंट्री बनेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक। दूसरी बात, इसी में एक चीज ध्यान रखना कि मान लो एक शर्ट की कीमत 500 रुपीज है, दिस इज द कॉस्ट। अच्छा, आप उस शर्ट को मार्केट में बेचते हो 700 रुपीज में, तो बात आती है ओनर से क्या अमाउंट चार्ज करोगे, 500 या 700? ध्यान रखना कोस्ट प्राइस ही चार्ज होगा, यानी कि आप ये मानोगे कि ओनर ने 500 के हिसाब से ड्राइंग की है, ड्राइंग टू परचेज 500 रुपीज शो करोगे। क्लियर? ठीक। ये है फर्स्ट ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स। अगर ओनर गुड्स को निकालता है तो एंट्री बनेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। इसी प्रकार अगला पॉइंट आता है गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। ओनर के द्वारा गुड्स चैरिटी के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करना। देखो चैरिटी जैसे हम बोलते हैं दान देना। आज आप लोग देखो कि भाई जैसे हम लोग एक बिजनेसमैन है, हमारे पड़ोसी स्टेट में भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी क्रिएट हो जाती है, तो उस समय जो विक्टिम्स हैं उनकी हेल्प करने के लिए कई बार हम अपने बिजनेस में से कुछ गुड्स निकाल के उनको डोनेट कर देते हैं, उनको दे देते हैं। दैट विल बी कॉल्ड चैरिटी ऑफ गुड्स। भाई मान लो हम बिजनेस करते हैं कुछ खाने की चीजों का, गेहूं का बिजनेस है, ठीक है। आपके पड़ोसी स्टेट में बाढ़ आ गई, लोगों की हेल्प करने के पर्पज से आपने 1 बोरी गेहूं डोनेट कर दिया। आप एक कन्फेक्शनरी डीलर है, आपने 100 पैकेट बिस्किट के उनके नाम भेज दिए, उन लोगों के पास भेज दिए। इट विल बी कॉल्ड चैरिटी। अब अगर आपने गुड्स को चैरिटी के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया है, पहले तो ये देखो कितने अमाउंट की चैरिटी आपने की। भाई मान लो 10,000 रुपए की गुड्स चैरिटी के रूप में दी जा रही है, तो चैरिटी तो आपके लिए एक प्रकार का एक्सपेंस है जिसको करोगे डेबिट। इसका दूसरा इंपैक्ट पड़ रहा है आपकी गुड्स पर। आपकी दुकान में से गुड्स जा रही है, अच्छा ये पैसा कैश में नहीं जा रहा, गुड्स के रूप में जा रहा है। जितने की गुड्स एज ए चैरिटी डिस्ट्रीब्यूट की गई है, चैरिटी आपके लिए एक्सपेंस है जिसको करोगे डेबिट। सेकेंड इंपैक्ट पड़ रहा है गुड्स पर, गुड्स आपके पास से जा रही है, परचेज को करोगे क्रेडिट। अभी ऊपर मैंने बताया कि सेल और परचेज रिटर्न के अलावा इफ ड्यू टू एनी रीजन आपके बिजनेस में से गुड्स जाती है तो आप परचेज को क्रेडिट करेंगे। तो अगर आपने गुड्स को एज ए चैरिटी डिस्ट्रीब्यूट किया है तो आपकी एंट्री बनेगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। इफ सम गुड्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए चैरिटी, एंट्री करोगे चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्लियर?
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल के रूप में गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। देखो बेटा, समटाइम इन ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सम गुड्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल। आप लोगों ने देखा भी होगा, मार्केट में जब कोई नई कंपनी एस्टेब्लिश होती है, कोई भी नई कंपनी मार्केट में आती है, तो वो कंपनी जब नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करती है तो इनिशियली मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होती। अब कंपनी अपने प्रोडक्ट की डिमांड को क्रिएट करने के लिए कई प्रकार के एफर्ट्स करती है, और उन्हीं एफर्ट्स में एक एफर्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज ए फ्री सैंपल। इसका मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कोई नया प्रोडक्ट आता है, अब मान लो हम लोग कोई चीज यूज करते हैं, बिस्किट यूज करते हैं, हम लोगों को ऑलरेडी पार्ले जी या क्रैकजैक के बिस्किट पसंद है। मार्केट में कोई नया बिस्किट आया, हम लोग नए बिस्किट को जनरली परचेज नहीं करेंगे, हम लोगों के माइंड में रहता है यार पता नहीं नया प्रोडक्ट कैसा मिलेगा। लेकिन अगर वही प्रोडक्ट स्टार्टिंग में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए तो फ्री, आप सभी को पता है फ्री में तो भाई एक बार जहर भी मिल जाए तो उसको भी खाना पसंद करेंगे। ठीक है, फ्री की चीजें हम इंडियंस नहीं, हर एक लोगों को पसंद आती है। तो देखो, फ्री में अगर कोई चीज मिले तो हम लोग उस चीज को जरूर ट्राई करते हैं। तो ऐसा ही नए प्रोडक्ट के साथ होता है। जब नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है तो कोई भी कंपनी उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड रेज करने के पर्पज से फर्स्ट ऑफ ऑल वो प्रोडक्ट लोगों के बीच में एज ए फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करती है, ताकि लोग उस प्रोडक्ट को एक बार यूज करें। अगर प्रोडक्ट बेटर होगा तो दे विल बाय दैट प्रोडक्ट इन फ्यूचर, वो ही लोग उस प्रोडक्ट को फ्यूचर में परचेज करना स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए क्या होता है कि समटाइम वी डिस्ट्रीब्यूट आवर गुड्स एज ए फ्री सैंपल। अब अगर हम मान लो लेट्स सपोज गुड्स ऑफ ₹10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, अगर हम फ्री सैंपल के रूप में 10,000 रुपए की गुड्स दे रहे हैं तो एक इफेक्ट तो पड़ा गुड्स पर, गुड्स हमारे पास से जा रही है, परचेज को करोगे क्रेडिट। दूसरी बात, फ्री सैंपल एक प्रकार का आपके लिए एक्सपेंस है, आपके लिए लॉस है, जिसको करोगे डेबिट। लेकिन जितने रुपए का आपने फ्री सैंपल बांटा है दैट विल वर्क एज ए एडवर्टाइजमेंट। भाई वो एक्सपेंस आप एडवर्टाइजमेंट के नाम से दिखाओ, क्योंकि जो प्रोडक्ट आपने एज ए फ्री सैंपल बांटा है उसका पर्पज है लोगों को अपने प्रोडक्ट से अवेयर करना, लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना। इसलिए फ्री सैंपल विल एक्ट एज ए एडवर्टाइजमेंट। तो आप उस एक्सपेंस को एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के नाम से दिखाओगे। जितने की गुड्स आपने फ्री सैंपल के रूप में बांटी उसकी एंट्री आप करेंगे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्या एंट्री करेंगे बेटा? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्लियर? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज लॉस ऑफ गुड्स बाय अबनॉर्मल रीजन। देखो एक पॉइंट आता है लॉस ऑफ गुड्स बाय अबनॉर्मल रीजन, बाय अबनॉर्मल रीजन, जिसको अबनॉर्मल लॉस भी कहा जाता है। देखो बेटा, अबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है? अबनॉर्मल लॉस किसे कहते हैं? देखो बेटा, फ्यूचर हमारे बिजनेस में कई बार कुछ ऐसी घटनाएं होती है विच आर आउट ऑफ आवर कंट्रोल, और उसकी वजह से जो लॉस होता है उसको हम अबनॉर्मल लॉस कहते हैं। जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। ये वो इवेंट्स हैं जिनको हम बिजनेस में एक्सपेक्ट नहीं करते, ये बिजनेस की रूटीन एक्टिविटी का पार्ट नहीं होता। अब अगर मान लो इस प्रकार की किसी भी एक्टिविटी की वजह से अगर आपके बिजनेस में गुड्स को लॉस होता है, गुड्स का लॉस होता है, लाइक भाई आपके गोदाम में आग लग गई, ड्यू टू फायर आपकी 10,000 रुपीज की गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गई। ड्यू टू फायर आपके बिजनेस में 10,000 रुपीज की गुड्स क्या हो गई? डिस्ट्रॉयड हो गई आग लगने की वजह से। इसी प्रकार आपकी 10,000 रुपीज की गुड्स चोरी हो गई, आपका 10,000 रुपीज ड्यू टू फ्लड खराब हो गया 10,000 की गुड्स।
तो अगर किसी भी अबनॉर्मल इवेंट की वजह से गुड्स को लॉस होता है, तो एक तो लॉस पे इफेक्ट हो रहा है, खर्चा हो रहा है, उसको करेंगे डेबिट। सेकेंड इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है? गुड्स पर। आपकी दुकान में से गुड्स जा रही है, परचेज को करेंगे क्रेडिट। अगर किसी भी अबनॉर्मल इवेंट की वजह से लॉस होता है तो आप उसकी एंट्री करेंगे लॉस बाय फायर, थेफ्ट, जो भी रीजन है वो रीजन का नाम लिख देंगे। भाई फायर की वजह से लॉस हो रहा है, लॉस बाय फायर। अगर थेफ्ट, चोरी की वजह से लॉस हो रहा है तो लॉस बाय थेफ्ट। फ्लड की वजह से लॉस हो रहा है, लॉस बाय फ्लड। अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, पहली बात तो आपके बिजनेस में ड्यू टू फायर या ड्यू टू थेफ्ट लॉस हो गया, तो आपने एंट्री कर दी लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्लियर? अब इसके बाद क्या होता है कि भाई मान लीजिए अगर केवल इतना ही क्वेश्चन में दिया हो कि भाई ड्यू टू फायर गुड्स डिस्ट्रॉयड ऑफ ₹10,000, आग लगने की वजह से 10,000 रुपए की गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गई, आप एंट्री कर दोगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। लेकिन आज आप सोचो, हर बिजनेसमैन समझदार है, हर बिजनेसमैन को पता है कि अगर बिजनेस में आग लग गई, चोरी हो गई, तो इतने बड़े अमाउंट का लॉस होता है कि वो कभी भी दोबारा से मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो अपने इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए जनरली हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस में अपनी गुड्स का इंश्योरेंस करवा के रखता है। ठीक है, आज अगर मान लो आग लगी, 1,00,000 रुपए की गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गई, आपने एंट्री कर दी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक, लेकिन साथ में कह रखा है कि गुड्स वर इंश्योर्ड। अब क्या होता है कि अगर आपकी गुड्स इंश्योर्ड थी, आपने इंश्योरेंस करवा रखा है, आपको जितने का लॉस हुआ आप तुरंत इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम डालोगे। तो ये तो फर्स्ट एंट्री होगी, ये तो होगी। इसके बाद सेकंड केस आती है, सेकंड एंट्री बनती है इफ गुड्स वर इंश्योर्ड। अगर आपकी गुड्स इंश्योर्ड है, भाई आपने इंश्योरेंस करवा रखा है, अगर इंश्योरेंस भी करवा रखा है तो गुड्स तो वापस नहीं आ सकती, भाई गुड्स तो गोदाम में से चली गई। लेकिन आपका ये जो लॉस है, आप इस लॉस के अमाउंट को कहां से रिकवर कर सकते हो? इंश्योरेंस कंपनी से। जैसे ही आपकी गुड्स ड्यू टू फायर डिस्ट्रॉयड होगी, आप इमीडिएटली इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम डालोगे। आप तुरंत इंश्योरेंस कंपनी वालों को कहोगे कि जी आग की वजह से मेरा 1,00,000 रुपए का लॉस हो गया, मुझे वो लॉस वापस करो, मुझे वो पेमेंट करो। अच्छा, क्या होता है कि पहले तो आप इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम डालते हो, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हो, फिर इंश्योरेंस कंपनी जांच करती है, फिर कितना पैसा देती है वो बाद की बात है। तो जैसे ही लॉस हुआ, आपने अगर गुड्स को इंश्योरेंस करवा रखा है, आप इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम डालोगे। जब आप इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम डालोगे तो आपकी एंट्री क्या होगी? इंश्योरेंस कंपनी के आप पैसा मांगोगे, यानी कि एक तरीके से वो आपके क्या बन जाएंगे? डेटर, जो कि एक एसेट से डेबिट करोगे, और आपका लॉस का अमाउंट कवर हो रहा है, यानी कि एक तरीके से प्रॉफिट हो जाएगा। भाई पहले लॉस हुआ था, अब वो पैसा मिल रहा है, यानी कि प्रॉफिट है। तो लॉस बाय थेफ्ट या फायर जो भी था उसको करोगे क्रेडिट। तो उस केस में आपकी एंट्री होगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर या थेफ्ट, जो भी रीजन था। ठीक है, आपने इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम डाल दिया। अच्छा, क्या होता है कि इसी में आगे बढ़ाकर भी आपको दे देगा कि इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम, या इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड ए क्लेम ऑफ 60%। देखो कई बार क्या होता है, हम लोग भी तो समझदार होते हैं, हम लोगों को भी चोरी का पैसा चाहिए होता है। आज बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे होते हैं, सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारों की बात कर रहा हूं। 10 लाख का माल होता है, टैक्स बचाने के लिए उसको 6 लाख रुपए का दिखाएंगे, 6 लाख का शो करेंगे ताकि गवर्नमेंट को टैक्स ना देना पड़े। अब मान लो आपके गोदाम में 10 लाख का माल था, आपने बिल बनवा रखा है 6 लाख का, आग लग गई, माल कितने का डिस्ट्रॉयड होगा? 10 लाख का। लेकिन जब बिल 6 लाख का है तो क्या इंश्योरेंस कंपनी आपको 10 लाख दे देगी? आपकी बात को ऐसे थोड़ा कि जी आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाकर खड़े हो गए, जी 20 लाख का लॉस हो गया और इंश्योरेंस कंपनी चेक लेकर बैठी है, लो जी भाई साहब 20 लाख ले लो। नहीं, इंश्योरेंस कंपनी भी सारे डॉक्यूमेंट चेक करेगी। आपने इंश्योरेंस कंपनी पे 1 लाख का क्लेम डाल दिया, लेकिन उस 1 लाख में से मान लो हो सकता है पूरे का पूरा एक्सेप्ट कर ले, पूरे का पूरा 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाए,
अगर पूरा अमाउंट मिल जाए, अगर क्वेश्चन में कहा जाए फुल अमाउंट इज रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, अगर हमारे पास आए इफ फुल अमाउंट ऑफ क्लेम रिसीव, अगर पूरा पैसा आपको मिल जाए तब तो एंट्री क्या होगी, पैसा आ रहा है, अच्छा इंश्योरेंस कंपनी से जो पेमेंट होगी वो चेक से ही होगी, तो बैंक से ही एंट्री करना। अगर पूरा पैसा मिल गया बैंक को करोगे डेबिट, किससे मिल रहा है, इंश्योरेंस कंपनी से, सी इज ए गिवर, उसको कर दोगे क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी इफ फुल अमाउंट इज रिसीव। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, हमारे पास अगर पूरे बिल नहीं है तो फुल अमाउंट विल नॉट रिसीव, पूरा पैसा कभी नहीं मिलता, ठीक है, पूरा पैसा जनरली नहीं मिलता। हमने जितने का क्लेम डाला उसमें से 70%, 80% मिलेगा, 60% मिलेगा। मान लो 1 लाख का क्लेम है, यहाँ पे 1 लाख से एंट्री, लेकिन मान लो इंश्योरेंस कंपनी ने 60% दिया यानी कि 60,000 देखकर हिसाब क्लियर कर दिया, यानी कि आपको इंश्योरेंस कंपनी को तो हटाना पड़ेगा अपनी बुक्स में से। वो कितने की थी, 1 लाख की, मिल कितना रहा है 60, बाकी का जो 40,000 है या जो पैसा आपको नहीं मिला दैट इज ए अनएक्सपेक्टेड लॉस, और उस लॉस को ध्यान देना, उस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करोगे। तो ये ऑप्शनल है, इफ फुल अमाउंट इज नॉट एक्सेप्टेड। भाई अगर इंश्योरेंस कंपनी पूरा अमाउंट एक्सेप्ट नहीं करे तो जितना पैसा इंश्योरेंस कंपनी पे कर रही है वो तो हो जाएगा बैंक में डेबिट, जो अमाउंट नहीं पे कर रही उसको प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से डेबिट करो, तो उसके लिए एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, टू इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है बेटा, जितना पैसा मिल गया बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा नहीं मिल रहा वो किस में दिखाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। क्लियर? तो देखो बेटा, ये है हमारे पास स्पेशल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स। आप इन ट्रांजेक्शन को समझिए, इसके बाद इन्हीं ट्रांजेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाता हूं। ओके बेटा, डाउट हो, कोई चीज समझ में नहीं आई तो कॉल करके पूछ लीजिए। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।